कश्मीर, इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। जांबाज कमांडोज का एक ग्रुप एक खुफिया जगह पर छुपा हुआ था। इस कमांडो ग्रुप की क़यादत एक कर्नल कर रहे थे। उनका असली नाम यहाँ जाहिर नहीं किया जाएगा, आप उन्हें कर्नल तारिक कह सकते हैं। ये मकबूजा कश्मीर का एक मकाम था। इस कमांडो ग्रुप को दुश्मन की एक डिफेंस लाइन के अकब में जाना था, जिसकी नफरी 1 लाख से भी ज्यादा थी। इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई थी। हर जवान के पास उठाने के लिए कम से कम 70 पाउंड वजन था, जिसमें कपड़े, खाने पीने का सामान और असलहा और गोला बारूद शामिल था। इनकी मंजिल दुश्मन की दिफाई लाइन का अकब है, जहां पहुंचकर इन्हें टोलियों की सूरत में बढ़ जाना है और दुश्मन के असलहे के जखीरों, सप्लाई लाइन, फौजी साजो सामान और टैंकों को तबाह करना है। इसी जगह से कुछ दूर एक बल खाती पहाड़ी सड़क पर टैंकों की एक कतार आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। ये भारत की शिवाजी रेजिमेंट के टैंक थे, जो तहरीक आजादी कश्मीर के मुजाहिदों के सीनों को कुचलते हुए पहाड़ी के दूसरी जानिब टेकरी वाले पुराने किले के बेस कैंप में जा रहे थे। इन टैंकों को तबाह करना कमांडोज के प्लान में शामिल है, मगर पहाड़ी सड़कों पर टैंक तबाह करना अपने आप को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ होता है। इन पहाड़ों के ऊपर दुश्मन की मशीन गन पोस्टें हैं। रॉकेट लॉन्चर से वो ज्यादा से ज्यादा 4-6 टैंक भस्म कर देंगे, मगर उनका टारगेट जाहिर हो जाएगा और फिर उनका दुश्मन की मशीन गन्नों से बच निकलना मुश्किल होगा। तो फिर ये जांबाज टैंकों को किस तरह तबाह करेंगे? ये जंग के फर्जी किस्से कहानियां नहीं, असली मैदान जंग का वाकया है। मगरिब की तरफ एक पहाड़ी सब पहाड़ियों से ऊंची थी। वहां एक फसील बनी हुई थी, एक 4 दीवारी, जिसके अंदर इंडियन आर्मी का बेस कैंप है। वो सारे टैंक उसी कैंप में जा रहे थे। ये इंडियन आर्मी का वो बेस कैंप है जिसने सारी वादी कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। भारतीय फौज इसी असलहे के जखीरे की मदद से आजाद कश्मीर पर कब्जा करने का नापाक प्लान बना चुकी थी और हमारे कमांडो जांबाजों की ये कमांडो पार्टी कर्नल तारिक की क़यादत में इसी बेस कैंप को तबाह करने का मिशन लेकर वहां से कुछ दूर छुपी हुई थी। कर्नल तारिक अपने 3 कमांडो जांबाजों के साथ था। ये चारों कमांडो एक टीले के अंदर बनी हुई कुदरती खो में छुपे हुए थे। इन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी। असलहे के 2 थैले इनके पास ही पड़े थे। ये सब चमकीली आंखों, चौड़े शानों और गठे हुए बदन वाले पाक आर्मी के ज्याले और ट्रेंड कमांडोज थे। इनकी दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी। हर कमांडो के लंबे कुर्ते के अंदर मैगजीन की पेटी बंधी हुई थी। खो के बाहर छोटी सी ढलान के नीचे एक पहाड़ी नदी बह रही थी। ये नदी तेज रफ्तार और चौड़ी थी। कमांडो लीडर कर्नल तारिक ने नदी के पार कुछ फासले पर वादी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर नजरें जमाते हुए अपने साथियों से कहा, टारगेट हमारे सामने है। इंडियन आर्मी के इस हेडक्वार्टर में बख्तरबंद गाड़ियों, छोटे टैंकों और 2 इंच धाने की तोपों की भारी तादाद के अलावा ज़ेरे जमीन बहुत बड़ा एमुनिशन डिपो और पेट्रोल का डंप है। ये सब कुछ, जैसा कि हम में से सबको मालूम है, आजाद कश्मीर पर हमले के लिए इकट्ठा किया गया है। हमें इसी हेडक्वार्टर को तबाह करना है। कमांडो खालिद ने कहा, सर, नक्शे के मुताबिक दुश्मन के इस किले को सिर्फ एक ही पहाड़ी सड़क जाती है, जिसकी दोनों जानिब गन पोस्टें हैं। कर्नल तारिक ने कहा, हम दूसरी तरफ से किले के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। कमांडो कासिम बोला, हम रात के अंधेरे में नदी पार करने की कोशिश करेंगे सर। कर्नल तारिक की नजरें अब भी दूर पहाड़ी पर नजर आती दुश्मन के हेडक्वार्टर की फसील पर जमी हुई थी। उसने पहलू बदलते हुए कहा, नदी के पार सुधन कबीले का एक कश्मीरी शाबान हमें गाइड करेगा। उसे आज रात 12 बजे के बाद का वक्त दिया गया है। कमांडो फारूक ने मशकूक अंदाज में कहा, मगर सर, क्या वो भरोसे का आदमी है? कर्नल तारिक ने कहा, सुधन कबीले के कश्मीरी जांबाज शुरू ही से वादी में काबिज आमराना ताकतों के साथ नबर्द आजमा रहे हैं। वो भारतीय काबिज फौजों के खिलाफ आज भी लड़ रहे हैं। उनके कई जवान शहीद हो चुके हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं। फिर शाबान का नाम हमें खास तौर पर दिया गया है। वो हमें छुपने के लिए जगह भी देगा और इंडियन आर्मी के इस कलानुमा हेडक्वार्टर के बारे में तफसील से मालूमात भी देगा। शाम हो गई थी। वादी में अंधेरा उतरने लगा था। फिर दरख्तों पर परिंदों का शोर भी थम गया और हर तरफ रात की तारीकी छा गई। ये चारों कमांडो खो में पनाह लिए हुए थे। ये इलाका इंडियन आर्मी की चेक पोस्टों के अकब में था, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया गया था।
चारों कमांडोज ने अपनी अपनी घड़ियां मिला ली। वहीं उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और रात के मजीद गहरा होने का इंतजार किया। जब रात के 11:15 बजे तो कर्नल तारिक ने बारी बारी तीनों कमांडोज के कांधों पर आहिस्ता से हाथ मारा और सबसे पहले कमांडो तारिक खो से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। कमांडो फारूक, कमांडो खालिद और कमांडो कासिम भी उसके पीछे पीछे रेंग कर खो में से निकल आए। वो सब आगे पीछे ऊंची घास वाली ढलान पर नदी की तरफ रेंग रहे थे। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। नदी की मौजों का शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा था। वो नदी के किनारे पहुंचकर रुक गए। कमांडो कर्नल तारिक ने हाथ से इशारा किया। जिन 2 थैलों में मैगजीन और दूसरा असलहा रखा था उन पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ था। ये दोनों थैले 2 कमांडोज की पीठ पर बंधे हुए थे। सबसे पहले कमांडो फारूक नदी के पार उतर गया। पानी तेज और ठंडा था, मगर उतरने वाला कोई आम आदमी नहीं था। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसने इससे भी ज्यादा पुरशोर और यखबस्ता नदियों को खाली जांगिया पहनकर सैकड़ों बार उबूर किया था। वो नदी की लहरों पर दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। उसके बाद कमांडो खालिद, फिर कमांडो कासिम और आखिर में कमांडो तारिक भी नदी में उतर गया। वो इस तरह आगे पीछे रात के अंधेरे में नदी में तैर रहे थे कि उनके हाथ पैर पानी के अंदर ही अंदर चल रहे थे। सिर्फ सर और पीठ का थोड़ा सा हिस्सा बाहर था। नदी का तेज बहाव उन्हें आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था और वो सीध में रहने की जिद्दोजहद करते हुए दूसरे किनारे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। नदी पार करते हुए उन्हें 10 मिनट लग गए। किनारे पर पहुंचकर वो कुछ देर गीली घास में बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। उनके कपड़े पानी में शराबोर थे। असलहे के दोनों थैले अलग कर दिए गए। कमीज शलवारें उतार कर निचोड़ी गईं और दोबारा पहनी गईं। कर्नल तारिक ने अंधेरे में हाथ से एक इशारा दिया। तीनों कमांडो 10-10 कदम का फासला डालकर दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गए। कर्नल तारिक भी एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। उसकी आंखें तारीकी में सामने वाले दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों का जायजा ले रही थी। उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। रात के 12:05 हो रहे थे। उसे झाड़ियों में एक इंसानी साया हरकत करता नजर आया। कर्नल तारिक के हाथ में खुला हुआ कमांडो चाकू था। इंसानी साया झाड़ियों में से निकलकर एक जगह साकित हो गया। कर्नल तारिक को बताया गया था कि शाबान कश्मीरी गाइड मुंह से 3 मरतबा एक परिंदे की मखसूस आवाज निकालेगा। ये उसकी पहली पहचान होगी। कर्नल तारिक इंतजार करने लगा। चाकू पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। इंसानी साये ने मुंह से 3 बार एक मखसूस परिंदे की आवाज निकाली। जवाब के मुताबिक कर्नल तारिक ने मुंह से हल्की सी सीटी बजाई। इंसानी साया सीटी की आवाज की तरफ बढ़ा। फिर उसने एक खुफिया कोड लफ्ज बोला। कर्नल तारिक ने उसके जवाब में दूसरा खुफिया कोड लफ्ज बोला और दरख्त के पीछे से निकल आया। इंसानी साया कर्नल तारिक के पास आ गया और आहिस्ता से बोला, सर मेरा नाम शाबान है, आपके दूसरे आदमी कहाँ हैं? कर्नल तारिक ने दूसरी बार धीमी आवाज में सीटी बजाई। बाकी तीनों कमांडोज भी दरख्तों के पीछे से निकल आए। वो सब शाबान के करीब होकर जमीन पर बैठ गए। शाबान कहने लगा, आपको एक एक करके मेरे साथ चलना होगा। ये कहकर शाबान उठा और अंधेरे में झाड़ियों की तरफ चलने लगा। उसके पीछे कर्नल तारिक, पीछे कमांडो खालिद, कासिम और फारूक 5-5 कदमों का फासला डालकर चल पड़े। शाबान कमांडो पार्टी को अंधेरे में झाड़ियों, छोटी छोटी टेकरियों और दरख्तों में से गुजार कर एक खड्ड में ले गया। खड्ड के सामने की चढ़ाई चढ़ने के बाद वो एक छोटी सी खुली जगह में आ गए। यहाँ वो नाशपातियों के एक मुख्तसर से बाग में से गुजरे। सामने लकड़ी का एक मंजिला, एक तरफ को झुका हुआ देहाती मकान था। मकान में कहीं कोई रोशनी नहीं हो रही थी। शाबान मकान के अकब में आ गया। यहाँ 2 सतूनों के दरमियान छोटा सा लकड़ी का बरामदा था। शाबान ने आगे बढ़कर दरवाजे का पट खोल दिया और हाथ से इशारा किया। चारों कमांडोज उसके पीछे कमरे में घुस गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके फर्श पर दरी बिछी हुई थी। कार्निस पर तेल का दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में एक गोरे रंग की खुशशक्ल सेहतमंद औरत फिरन में मलबूस चूल्हे के पास कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। चूल्हे के पास ही समावार रखा हुआ था जो गर्म कश्मीरी चाय से भरा था। शाबान ने कश्मीरी जबान में उस औरत से कुछ कहा। औरत ने 4 प्यालियां निकालकर समावर के पास रखी और उनमें गर्म गर्म कश्मीरी चाय डालने लगी। कर्नल तारिक और उसके कमांडो साथियों ने चिराग की रोशनी में पहली बार अपने कश्मीरी गाइड शाबान को देखा। वो 30-32 साल का गबरू जवान था। रंग कश्मीरियों की तरह सुर्खो सफेद था और छोटी छोटी मूछें भी थी। लिबास कश्मीरी देहातियों जैसा था। गले में गर्म मफलर था। शाबान बोला, ये मेरी बीवी जोनी है। हमारी शादी को 7-8 बरस हो गए हैं। हमारा कोई बच्चा नहीं है। हम दोनों इसी मकान में रहते हैं। नाशपाती का एक छोटा सा बाग है और 2 भैंसें, बस। चारों कमांडो इस देहाती मकान की फजा में पहुंचकर सुकून महसूस कर रहे थे। उनके कपड़े अभी तक गीले थे। शाबान ने उन्हें सुखाने के लिए कहा तो कर्नल तारिक बोला, इसकी जरूरत नहीं, जिस्म की गर्मी से अपने आप सूख जाएंगे। तुम हमें इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर के बारे में बताओ। क्या वहाँ कोई खुफिया रास्ता भी है? ऐसा कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। शाबान की बीवी जोनी ने चाय की प्यालियां जांबाजों के आगे रख दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगे।
कर्नल तारिक कश्मीरी जवान शाबान की तरफ देख रहा था। शाबान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, अगर कोई खुफिया रास्ता है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। कोठरी नुमा कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। चारों कमांडोज एक दूसरे को तकने लगे। शाबान कह रहा था, सारे इलाके पर इंडियन आर्मी का कब्जा है, उन्हें कोई खुफिया रास्ता बनाने की क्या जरूरत है। टेकरी के किले के पुराने दरवाजे तक एक ही कच्ची सड़क जाती है, उस रास्ते से ट्रक आते जाते हैं। फौज को सप्लाई भी उस सड़क पर से मिलती है। आज शाम को कुछ छोटे टैंक भी उस सड़क पर से आए थे। कर्नल तारिक ने पूछा, किले में फौज की नफरी कितनी होगी? शाबान ने चाय की प्याली नीचे रख दी, गर्म कोट की जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोला, ठीक तो नहीं बता सकता लेकिन काफी फौजी हैं। मैं सुबह को अंडे कभी मक्खन लेकर किले में जाता हूँ, हर तरफ फौजी ही फौजी दिखाई देते हैं। कर्नल तारिक की आंखें एकदम चमक उठी। क्या तुम रोज अंडे मक्खन लेकर किले में जाते हो? शाबान ने कहा, रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 बार जाना होता है। वैसे तो फौज को अंडे मक्खन की सप्लाई महीने में 2-3 बार गुलमर्ग छावनी से आ जाती है, मगर कुछ फौजी ताज़ा दूध मक्खन और देसी मुर्गियों के अंडे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे कह रखा है कि मैं उन्हें हफ्ते में 2-3 बार अंडे और खालिस मक्खन दे जाया करूं। कमांडो खालिद ने कर्नल तारिक की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। कर्नल तारिक ने शाबान से कहा, क्या तुम हमें किले के अंदर का नक्शा बता सकते हो? वहाँ एमुनिशन डिपो और पेट्रोल डंप कहाँ पर हैं? शाबान बोला, मैं उन जगहों से वाकिफ नहीं हूँ। इंडियन फौजी मुझे इधर उधर जाने नहीं देते। ज्यादा से ज्यादा मैं किले के अंदर कमांडर के ऑफिस तक जाता हूँ। वहीं बरामदे में आकर सूबेदार रामदास मुझसे अंडे मक्खन वगैरह ले जाता है। मैं पैसे लेता हूँ और वहीं से वापस आ जाता हूँ। मेरे सामने कुछ फौजी गाड़ियां जरूर खड़ी होती हैं और हिंदू सिख फौजी वहाँ पहरा दे रहे होते हैं। इन ट्रकों के पीछे फौजी कैंटीन है जहाँ फौजी चाय वगैरह पीते हैं। आगे मैं कभी नहीं गया। एक प्लान कर्नल तारिक ने अपने जहन में सोच लिया था। एक बात साबित हो गई थी कि शाबान उन्हें सिर्फ टारगेट तक पहुंचा ही सकता था और उन्हें वहां छुपने में मदद ही दे सकता था। इससे आगे वो बेबस था। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर के बारे में उसके पास वो मालूमात नहीं थी जिनकी कमांडो पार्टी को जरूरत थी। कर्नल बोला, अब तुम कब किले में अंडे वगैरह ले जा रहे हो? शाबान ने बताया कि वो परसों जाएगा। कर्नल तारिक ने कहा, क्या हम रात यहीं बसर करेंगे या तुम्हारे पास कोई दूसरी खुफिया जगह भी है? शाबान ने कहा, आप लोग बाकी की रात यहीं बसर कर लें क्योंकि रात थोड़ी ही बाकी रह गई है। सुबह मैं आपको दूसरी जगह ले जाऊंगा। ठीक है, कर्नल तारिक ने दरी पर दीवार के पास लेटते हुए कहा। कमांडो कासिम, खालिद और फारूक भी वहीं दीवार की तरफ मुंह करके एक दूसरे के साथ लगकर लेट गए। शाबान ने उन्हें कोने में से कंबल निकाल कर दे दिए जो उन्होंने ऊपर डाल लिए। कर्नल तारिक ने कंबल में से मुंह निकालकर शाबान से कहा, अजान के वक्त हमें जगह देना। और उसके साथ ही चारों कमांडो सो गए। उन्हें एकदम गहरी नींद सो जाने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि उन्हें जब कभी नींद की जरूरत हो वो फौरन सोकर नींद पूरी कर लें। शाबान की बीवी जोनी ने प्यालियां और समावर एक तरफ रख दिए। शाबान ने अपनी बीवी से कहा, सुबह जल्दी उठकर मुर्गी भून लेना, मैं भी सोने लगा हूँ। शाबान वहीं चूल्हे के पास लेट गया। उसकी बीवी भी थोड़ी देर बाद दिया गुल करके करीब ही कंबल ओढ़कर सो गई। अजान के वक्त अपने आप ही उसकी आंख खुल गई। उसने अपने खामिद को जगाया। शाबान ने कर्नल तारिक को जगाया। बाकी कमांडोज भी उठ बैठे। शाबान कहने लगा, दिन की रोशनी होने से पहले पहले आप लोगों को अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। वो चारों कमांडोज को साथ लेकर पिछले पहर के अंधेरे में बाहर आ गया। यहाँ से एक कच्चा रास्ता नीचे एक खड्ड में उतरता था। इस खड्ड में थोड़ा आगे जाकर एक बाड़ा था जिस पर छप्पर पड़ा हुआ था। इस बाड़े में एक तरफ शाबान की 2 भैंसें बंधी हुई थी, बाकी जगह खाली थी और वहाँ पराली का ढेर पड़ा था। शाबान बोला, जब तक किसी को खबर नहीं होती आप लोग यहाँ छुप सकते हैं। वैसे इधर कोई नहीं आता। गांव यहाँ से दूसरी तरफ टेकरी के पीछे है, लेकिन आप लोगों को अपने मिशन में ज्यादा देर नहीं करनी होगी क्योंकि कभी कभी कोई इंडियन फौजी भी इधर जरूर आ निकलता है। कर्नल तारिक ने कहा, तुम फिक्र न करो, अगर कोई इंडियन फौजी इधर आया तो हम उसे संभाल लेंगे। शाबान ने जल्दी से कहा, खुदा के लिए कहीं उसे कत्ल न करना, कयामत आ जाएगी, हम सब पकड़े जाएंगे। कमांडो खालिद ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम घबराओ मत। शाबान ने बाड़े के लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, इसे बंद रखना और बाहर मत निकलना। मैं तुम लोगों के लिए रोटी लेकर दोपहर को खुद ही आ जाऊंगा। पानी कोने में मटके में पड़ा है। वो जाने लगा तो रुक गया। कर्नल तारिक की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, वैसे आप लोगों को यहाँ कितनी देर लगेगी? मैं जानता हूँ आपका मिशन क्या है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको अपने मिशन में कामयाब करे। आपके मिशन की कामयाबी के बाद हो सकता है हम पर कोई मुसीबत नाजिल हो, मगर जो होगा देखा जाएगा। आपका मिशन कामयाब होना चाहिए। कर्नल तारिक ने कहा, हम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना चाहते हैं। इस बारे में तुमसे दोपहर को बात करेंगे। अब तुम जाओ, आराम करो। शाबान चला गया। उसके जाने के बाद चारों जांबाज सर जोड़कर बैठ गए। कर्नल तारिक कहने लगा, किले का एमुनिशन डिपो और पेट्रोल डंप उड़ाना ही हमारा मिशन है। धमाका इतना बड़ा होगा कि उसके बाद किले में मौजूद तोपों और टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सब कुछ इस धमाके के साथ ही उड़ जाएगा, मगर हमें किले के मेन गेट में से
हेडक्वार्टर में दाखिल होना पड़ेगा। तीनों कमांडो अपने कमांडर को तकने लगे। कमांडो खालिद समझ गया था कि लीडर के जहन में क्या स्कीम है। उसने फौरन कहा, फौजी किले के अंदर दाखिल होने की एक ही तरकीब है कि हम में से कोई शाबान की जगह अंडे और मक्खन की सप्लाई लेकर वहां जाए। कर्नल तारिक ने कहा, तुमने मेरे जहन को पढ़ लिया है कैप्टन। लेकिन कमांडो कासिम कहने लगा, सर इसमें खतरा भी है। हम में से कोई भी कश्मीरी जबान नहीं जानता और फिर इंडियन फौजी शाबान की जगह एक अजनबी को देखकर जरूर शक करेंगे। कर्नल तारिक बोला, शाबान साथ होगा, उसकी तुम फिक्र न करो, मैं उसे समझा दूंगा कि उसे क्या करना होगा। कमांडो कासिम ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, सर अगर हम में से कोई कश्मीरी देहाती के लिबास में मक्खन अंडे देने किले में चला गया तब भी वो एमुनेशन डिपो और पेट्रोल डंप का पता नहीं चला सकेगा, क्योंकि फौजी तो शाबान को भी एक कदम आगे नहीं जाने देते। कर्नल तारिक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मुझे मालूम है, इसीलिए शाबान के साथ कल मैं खुद जाऊंगा। तीनों कमांडो खामोश हो गए। कमांडो पार्टी में जब एक फैसला हो जाए तो वो आखिरी फैसला होता है, उस पर मजीद बहस की जरूरत नहीं हुआ करती, क्योंकि ये फैसले ऐन वक्त पर किए जाते हैं और फिर उन पर अमल ही किया जाता है, बहस नहीं की जाती। कर्नल तारिक ने अपने आप को इस मिशन के हरावल के किरदार के लिए चुन लिया था। वो दूसरे जांबाजों में से भी अगर किसी को चुन लेता तो वो भी आगे से इनकार न करता। इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाहर दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी। बाड़े के शिकस्ता दरवाजे में से दिन की रोशन किरणें बाड़े में दाखिल हो रही थी। एक भैंस थोड़ी देर टकरा कर चुप हो गई। दोपहर से जरा पहले शाबान आ गया। वो अपने साथ चारों जांबाजों के लिए खाना लाया था। एक गड़वा अलग लाया था। खाना जांबाजों के हवाले करके वो खुद भैंस का दूध दोहने लगा। कहने लगा, तुम लोग रोटी खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध दोहता हूँ। जवार की रोटियां थीं और रात का साग था। साथ उन्होंने भैंस का ताजा नीम गर्म दूध पिया। कर्नल तारिक ने सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। शाबान ने कहा, सब ठीक है, इधर कोई नहीं आता। अगर किसी वक्त कोई इंडियन फौजी आता भी है तो वो ऊपर वाली पगडंडी से होकर गुजर जाता है, इस बाड़े की तरफ कोई नहीं आता। खाने के बाद कर्नल तारिक ने अपनी स्कीम और प्लान जब शाबान को बताया तो वो पहले तो एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर सिगरेट का कश लगाकर बोला, ठीक है सर, जो अल्लाह को मंजूर। पाकिस्तान और इस्लाम के लिए शाबान की जान भी हाजिर है, मगर एक बात है साहब, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो कश्मीरी में बात कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर एक डोगरा सूबेदार भी है जो कश्मीरी जानता है। मेरे साथ कोई भी अजनबी गया तो वो अपना शक दूर करने के लिए उससे कश्मीरी में बात करेगा। कर्नल तारिक ने कहा, तुम मुझे गूंगा बहरा जाहिर करना। शाबान बोला, साहब ये बड़ा नाजुक मामला है, इंडियन फौजी बड़े होशियार हैं, वो किसी न किसी बहाने आपको चेक जरूर करेंगे। मेरा मतलब है, अगर डोगरा सूबेदार ने आपको गाली दे दी या कोई ऐसी बात कह दी जिस पर आप चौंक पड़े तो सारा भांडा फूट जाएगा। कर्नल तारिक ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, हमें इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है, तो मुझे एक बार अपने साथ किले के अंदर ले जाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, शाबान ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, मुझे कल सुबह किले में अंडे मक्खन लेकर जाना है, आप तैयार रहिए। 8 साढ़े 8 बजे आऊंगा और हाँ, रात को होशियार रहिएगा, हो सकता है रात को गश्त करता कोई इंडियन सिपाही धरा निकले। मैं शाम को चाय लेकर आ जाऊंगा। शाबान के जाने के बाद चारों जांबाज अपने प्लान के बारे में गुफ्तगू करने लगे। शाम के वक्त शाबान वादे के मुताबिक चाय का समावार लेकर आ गया। चाय देकर शाबान अगले दिन सुबह 8 बजे का कहकर चला गया। रात को चारों कमांडोज ने बारी बारी पहरा दिया और मौके के मुताबिक अपनी नींद पूरी कर ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।